या? जितना क्वेश्चंस मैं एग्जांपल करवाता हूँ आप लोग साथ साथ करके चलिए, ठीक है ना। एग्जांपल्स मत छोड़िए, सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी के, ठीक है, एग्जाम में मोस्टली आने का चांसेस होता है। उसके बाद फिर एग्जांपल 6.6 को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कहता है। A block of mass m is equals to 1 kg moving on a horizontal surface with speed vi equals to 2 meter per second enters a rough patch ranging from x equal to 0.1 meter to 2.01 meter, ठीक है। मीन्स इसको आपने समझा कि एक ब्लॉक है जिसका मास आपको दिया हुआ है, द मास ऑफ दिस ब्लॉक इज 1 kg, ओके, मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ स्पीड v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस ब्लॉक हैज स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, एंटर्स अ रफ रेंजिंग, ठीक है। ये ब्लॉक जो है एक रफ सरफेस पे गया और वो रफ रेंजिंग जो है उसका रफ पैच रेंजिंग फ्रॉम x इक्वल टू 0 मीटर से लेके x इक्वल टू 2.01 मीटर तक, यानी इतना से इतने तक वो डिस्प्लेस हुआ, डिस्टेंस उसका दिया हुआ है, ठीक है, ये ब्लॉक। So the retarding force Fr on the block in this range is inversely proportional to the x over this range, ठीक है। दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्टेंस, ये आपको फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो ये हटता है तो ये बन जाएगा माइनस के अपॉन एक्स, ठीक है। और एक्स आपको दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और 0.1 मीटर से कम के लिए और 2.01 मीटर से ज्यादा के लिए जो फोर्स है वो 0 लग रहा है, मीन्स फोर्स सिर्फ इसी के बीच में लग रहा है, इसी दोनों डिस्टेंस के बीच में लग रहा है। और k की वैल्यू जो कांस्टेंट है वो भी आपको दिया हुआ है जूल में। एंड व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस दिस पैच। मतलब सीधी सी बात है, एक ब्लॉक था उसके ऊपर में कुछ फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वजह से ये जो है ब्लॉक एक रेंज में गया, जिस रेंज का जो पोजीशन है वो 0.1 मीटर से लेके 2.01 मीटर के बीच में है, ठीक है। तो इस बीच में जब ये जा रहा है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, तो इसकी स्पीड चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी इसके पास में, और वही काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल क्या है, मतलब आपसे फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात आप समझ सकते हैं कि इफ देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट देन व्हाट हैपन, देयर इज सम अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना, बिकॉज देयर इज डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट. So this work done is equals to some force into displacement, and this work done, as we all know, we have studied about this about work energy theorem. What is work energy theorem? Work done is equals to change in kinetic energy, ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यही हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो पूछ रहा है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, दिस फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन प्लस के आई उधर चले जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से कितना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन, एंड वर्क डन इज व्हाट, वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेरिएबल फोर्स आप देख रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक, 0.1 से लेके 2.01 मीटर तक, एक्स को क्या चेंज, समझ गए, वही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ग्रामर ऑफ फिजिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स, ये सब ग्रामर था, अब देखिए यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, एफ फोर्स की जगह पे अभी हमने देखा माइनस के अपॉन एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको पुट कर दिया इंटू डी एक्स। अब माइनस के तो आ गया बाहर, अब 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन याद है आप लोगों को, किसी को याद है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, log x, लॉग एक्स, वेरी गुड। सो लॉग एक्स यहाँ पर हमने लिखा एल एन एक्स, ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये नीचे लिखा भी है, दिस एल एन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ई, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर बेस ई है लॉग एक्स का बेस 10 करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये सब मैथ में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो
हमने यहाँ पर 1/x को लिख दिया, उसका इंटीग्रेशन ln x, इसको फिर लिमिट पुट कर देंगे 0.1 से 2.1 तक, ठीक। और शायद मैंने आपको बताया होगा कि नहीं बताया मुझे याद नहीं है, log x की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। पहले इसको हम लोग लिमिट पुट कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में हाफ mvi² हो गया माइनस के ln x, x में अपर लिमिट पहले कितना हो गया ln 2.01, ठीक है, माइनस ln 0.1, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम की, अगर लॉग a माइनस लॉग b है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log a अपॉन b। समझ आ गई बात सबको? log a माइनस log b को क्या लिखेंगे? log a अपॉन b। तो log a हमारा 2.01 डिवाइडेड बाई 0.1, ठीक है। तो ये सब एक प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम की, 2-3 प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी है, इसको भी एक बार मैं कभी बता दूंगा सारी प्रॉपर्टीज को। अगर यही यहाँ पर प्लस हो जाता है तो ये a इंटू बी बन जाएगा, ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। तो log यहाँ पे ln 2.01 डिवाइडेड बाई दिस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ln 20.1 आ जाएगा, ठीक है। और ln 20.1 की वैल्यू होती है लगभग 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पेपर में अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप इसी फॉर्मेट में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ln 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 इंटू 0.5 कितना हो गया 1.5, तो 2 माइनस 0.5 यानी कि सॉरी 2 माइनस 1.5 क्या बन गया 0.5। 2 कहाँ से आया? हाफ mvi² से। हाफ mvi², मास आपको दे रखा है इतना और इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो हाफ इंटू मास है हमारा 1 इंटू 2 का स्क्वायर vi, 2 का 2 स्क्वायर, ऐसे करेंगे तो 1 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो वो 2 है, इतना आ गया। तो दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0.5 जूल। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर आपको मालूम है तो वहां से आप फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं कि F इज इक्वल टू हाफ mvf², ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ से v जो हो जाएगा 2k अपॉन m का अंडर रूट के आपको दिया हुआ है, वहां से सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा। समझ आ गई बात सबको? ये तो बहुत ही थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होता है, बच्चे हर साल ये डाउट पूछते हैं कि ये कैसे होगा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल है ये, समझ आया सबको या नहीं आया? कि वर्क डन मतलब ये जो क्वेश्चन है वो इट इज बेस्ड ऑन दी वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, क्लियर? अरे क्लियर है सबको या नहीं है? Yes, sir. ठीक है। तो नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो कल आपको मैंने पढ़ा ही दिया था कि दिस इज ऑलवेज, याद रखना है आपको कि दिस फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फोर्स के बराबर आएगा, ये सब हम लोग कल पढ़ चुके थे और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, ठीक है, ओके। एक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको ये भी बात बताना है कि अगर मान लीजिए सपोज एक बॉडी को, ठीक है, ये डायटम लाइन है, यहाँ पर कोई बॉडी थी, ठीक, यहाँ से उठा के इसको हम यहाँ पर लेके गए, ठीक है, ये हाइट इसकी मान लेते हैं सपोज h है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? mgh हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? लेकिन हम एक बॉडी है सपोज ये m, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले उठा के यहाँ ले गए, फिर उठा के यहाँ ले गए, फिर उठा के यहाँ ले गए, ठीक है, और फिर उठा के क्या किए यहाँ पर, एक मिनट, फिर उठा के इसको हम लोग यहाँ लाए, ठीक है, फिर उठा के यहाँ लाए सपोज ऐसे, ठीक है। तो ये है आपका डिस्टेंस, ये वाला हाइट है h1, ये वाला हाइट है h2 और ये हाइट है h3, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो अब बताइए कि, ठीक है, और पूरी हाइट है यहाँ से यहाँ तक कितना h। अब बताइए कि ये केस 1 में mgh था, तो केस 2 में कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, ये बताइए आप। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन केस 2, कितना होगा?
मतलब इसको उठा के यहाँ से यहाँ पहले लेके गए, फिर यहाँ ले आए, फिर यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी? अरे बोलो। कोई बोलेगा ही नहीं अब। देखिए ठीक है, आप लोग से कुछ पूछते हैं तो कुछ बताते ही नहीं है। यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh1। ठीक है, वर्क डन कितना करना पड़ेगा? mgh1। ऐसे लेके जा रहे हैं तो इस केस में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो वर्क डन होगा, फोर्स लग रहा है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क डन 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। यहाँ से जब ऊपर लेके जा रहे हैं तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो जाएगी mgh2 होगी, क्योंकि h2 हाइट है। प्लस जब यहाँ से यहाँ ले रहे हैं तो फिर से जो है फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो एंगल 90 डिग्री है, तो है ना, वर्क डन 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी इस केस में। ठीक है, कोई हाइट चेंज नहीं हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी 0। फिर यहाँ पर ऐसे लेके जाएंगे तो mgh3 होगी। mgh3। ठीक है, सो यहाँ से आप देखिए mg आपका कॉमन हो गया, और यहाँ पर आता है mg इंटू h1 प्लस h2 प्लस h3। ठीक है, और h1 प्लस h2 प्लस h3 तीनों की हाइट को मिलाएंगे तो किसके बराबर आएगी? किसके बराबर आएगी? h के बराबर आएगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं आई? ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी अगर सेम रह रहा है, इसका मतलब यह है कि सिर्फ ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, इस बीच में हम कौन सा पाथ दे रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और इसी तरह से, इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं जो वर्क डन बाय, जो मतलब ये एक इस तरह से जो फोर्स लगता है, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है हमेशा डिपेंड करता है किसके लिए? कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर। इसमें जो भी वर्क डन होता है, दिस वर्क डन इज ड्यू टू दी कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से कोई वर्क डन नहीं होता है पोटेंशियल एनर्जी वाले केस में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं जिसमें वर्क डन जो है वो सिर्फ ये इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पाथ होता है, उस पाथ पर डिपेंड नहीं करता है किस पाथ से हम लेके जा रहे हैं। तो इसके लिए ऐसे फोर्स होते हैं जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये सब जो है। लेकिन फ्रिक्शन में देखिए पाथ डिपेंड करता है, तो फ्रिक्शन जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स में नहीं आता, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऐसा फोर्स जिसमें जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वैसे फोर्सेस को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ओके, क्लियर है बात कि नहीं है क्लियर? ठीक है, ओके। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर वही चीज दिया हुआ है, लेट अस कंसीडर द सम डेफिनेशंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। अ फोर्स is conservative if it can be derived from a scalar quantity Vx। ठीक है, यहाँ देखिए फोर्स को हम कहाँ से लाए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, और पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव जो है फोर्स देता है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स उसको बोलते हैं जो किसी स्केलर क्वांटिटी से डिराइव हो रहा हो, यानी स्केलर क्वांटिटी का डेरिवेटिव है, वो फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स। अभी हमने देखा कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो जैसे वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बीच के रास्ते से कोई मतलब नहीं है। वर्क डन इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन में अभी हमने देखा था माइनस टाइम्स जो है वो होता है बी एफ माइनस बी आई। ठीक है, या फिर वर्क डन इक्वल टू माइनस टाइम्स, है ना, वर्क डन इक्वल टू माइनस टाइम्स होता है ना एफ इंटू डी आर। ठीक है, तो वहीं से ये आया, ये जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस है, तो इसलिए माइनस, पहले माइनस जो है वो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी में इनिशियल माइनस फाइनल, काइनेटिक एनर्जी में फाइनल माइनस इनिशियल, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। थर्ड थिंग कि द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। ठीक है, आप समझ सकते हैं
कि अगर क्लोज पाथ है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, जहां से चला वहीं पे फिर वापस आ गया, तो अब आप वर्क डन निकालना चाहते हैं, तो जहां से चला वहीं आ गया, तो इनिशियल और पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा, तो कोई भी चेंज नहीं हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में ये भी ध्यान रखना है कि ये सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। दूसरा, अगर हम लोग कभी भी क्लोज पाथ में अगर वर्क डन निकालेंगे तो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये सब बात? अब हम लोग चलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसको आप बेसिकली सिंपल सी बात है ऐसे समझ सकते हैं एकदम कि आप सोचिए एक बॉल है, इस बॉल को हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ। तो आप देखिए जैसे जैसे बॉल नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, तो इसकी हाइट जो है वो क्या हो रही है, ये ग्राउंड है आपका, सपोज दिस इज द ग्राउंड, तो इसकी हाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इसकी हाइट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, डिक्रीज डिक्रीज होगी। जैसे जैसे हाइट डिक्रीज होगी तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, है ना, इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा क्योंकि चेंज एमजीएच कम हो जाएगा ना। और आप जान सकते हैं कि जब अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, इनिशियल वेलोसिटी किसी चीज को अगर ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आता जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, इट्स स्पीड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, इंक्रीजेस इट्स स्पीड इंक्रीजेज। अगर हमारा वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इट मींस वी कैन से दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज और डिक्रीज, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जब ये बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी वैसे वैसे डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और जब ये फाइनली ग्राउंड पे हिट कर जाएगा तो उस समय में ये मैक्सिमम वेलोसिटी से होगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आया? यस हाँ, तो ये है कि जैसे जैसे यानी कि एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रही है, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो है, हाँ काइनेटिक एनर्जी इसका लूज हुआ, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लूज हुआ, काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ। तो यानी कि अब इस तरह से होता है कि जितना पोटेंशियल एनर्जी लूज होता है उतना काइनेटिक एनर्जी गेन होता है, और इसलिए दोनों का जो सम है वो कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। सम ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, है ना, इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर है सबको इतना? यस सर ठीक है, तब इसी को हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का सम और काइनेटिक एनर्जी का सम जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, एक बॉडी है उसको हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ से, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बीच में 3 पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, सपोज ए, बी और सी। ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, वी एच है मान लेते हैं, और जब ये ग्राउंड पे हिट कर जाता है तो फाइनल वेलोसिटी वी एफ मान लेते हैं, ठीक है। अब तीनों केस में इसकी अगर हम लोग एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी की, तो एनर्जी एट ए कितना हो जाएगा बताइए, इसकी काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, टोटल एनर्जी में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों आएगा, वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 होगी, सिर्फ इसके पास कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी में एम जी और हाइट कितनी है, कैपिटल एच है, तो कैपिटल एच रख देंगे, ठीक। अगर हम लोग बी पॉइंट पे बात करते हैं टोटल एनर्जी की, तो बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी, पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी कुछ ना कुछ, ये हाइट इसकी कितनी है, वी एच बोला, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना है, स्मॉल एच, तो एम जी एच प्लस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी कितना यहाँ पर एच डिस्टेंस पे कितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी है, मतलब कितनी इसकी वेलोसिटी है,
तो इस डिस्टेंस पे इसकी कितनी वेलोसिटी होगी वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, v इनिशियल इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा लेते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh करके होता है ना, 2as होता है, ठीक है। तो हम लोग जब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे यहाँ पर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो आप जब यहाँ से कैलकुलेट करना चाहेंगे तो फाइनल जो वेलोसिटी होगी इसकी यहाँ पर b पॉइंट पर, तो वो कितना है, vh है। तो vh स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2a कितना है, g, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने यहाँ से यहाँ तक में, तो ये पूरा h था और ये h है, तो हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, h माइनस h। नहीं समझ में आया सबको? हाँ, नो सर, आ गया। तो b पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2gh माइनस h। तो इसमें हम लोग टोटल एनर्जी एट b जब निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर आपका था mgh प्लस हाफ m v स्क्वायर की जगह पे, ये देखिए 0 का स्क्वायर तो कुछ नहीं, v स्क्वायर की जगह पे पूरा चीज रख दें, कितना, 2gh माइनस h, ठीक है। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू mgh प्लस ये हो जाएगा स्मॉल m इंटू जी इंटू कैपिटल h हो जाएगा, है ना, ये देखिए mg इंटू कैपिटल h, ठीक है, माइनस mg इंटू स्मॉल h, mg इंटू स्मॉल h। तो ये mgh और ये mgh कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ कौन बचेगा, स्मॉल, ये बीच वाला टर्म mg इंटू कैपिटल h। तो देखिए ये भी जितना एनर्जी ए के पास था उतना ही एनर्जी बी के पास बचा, कैपिटल mgh बचा या नहीं बचा? हाँ, एनर्जी एट बी यस कितना सर। आया हमारा फाइनली, एनर्जी एट बी कितना आया, कट पिट के mg इंटू कैपिटल h ही आया टोटल एनर्जी। यानी आप देख सकते हैं ए के पास जितनी एनर्जी थी बी के पास भी उतनी ही एनर्जी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सी पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट सी पे, तो पॉइंट सी पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो आपको मालूम है पॉइंट सी पे पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी, बिकॉज ग्राउंड को ये टच कर रहा है, तो हाइट क्या है, 0 है, तो हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, सिर्फ कौन सी बचेगी, काइनेटिक, और काइनेटिक कितनी, हाफ m v f स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो v f है, फाइनल वेलोसिटी v f, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से हाफ m। अब फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा फाइनल वेलोसिटी के लिए। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो v फाइनल वेलोसिटी v f स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, इज इक्वल टू 2 इंटू ए की जगह g और s की जगह पे क्या हो जाएगा, h होगा। ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, h ना, यहाँ पर आने के लिए, तो वी एफ स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे हम, 2gh, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं हाफ m, वी एफ स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे 2gh। तो आप फिर से देखिए 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर, mgh। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि एनर्जी एट बी, एनर्जी एट ए, एनर्जी एट सी तीनों इक्वल है। बात समझ में आई सबको? एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कहीं पे जो सम है टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ सबको कि नहीं हुआ, ये बताइए। यस सर। ठीक है। सो यही सब बातें यहाँ पर आपको दी हुई है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक। तो ये सब, और इसको थोड़ा जो है आपको इसका नोट्स जो है मैं आपको बना के भेज दूंगा, क्योंकि इसमें अच्छे से दिया हुआ नहीं है, जिससे आप बस ये समझने के लिए क्वेश्चंस वगैरह तरीके से ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं आपको भेज दूंगा मैं। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत किसी को इसको समझने में? नो सर। ठीक है। नेक्स्ट जो है ये एग्जाम्पल 6.7, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए पेपर में आता है, कई बार 5 मार्क्स के लिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको देखिए, ये क्या है, एक आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन है,
ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन जानते हैं, जैसे आप वो एक झूला होता है ना जिसमें आप आसमानी झूला जिसको बोलते हैं, बैठ जाते हैं और वो पूरा घूमता है एक सर्कुलर पाथ में, आप जब पूरा चक्कर लगाते हैं। एक देखा है कभी ऐसा झूला है कि नहीं झूला है? झूला है सर। Yes, sir. हाँ, तो यही है ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन क्या हुआ, सिंपल जो है, मतलब उसको कैसे समझाऊं मैं, कोई एक रस्सी बांध लीजिए, उसको ऐसे घुमाते रहिए, उसमें रस्सी रस्सी में एक पत्थर को बांध लीजिए और उसको जमीन मतलब जमीन के पैरेलल में घुमाइए, तो वो कैसा हुआ। या फिर सिंपल जो क्लॉक है, क्लॉक की जो निडल्स है वो जो मूव कर रही होती है, वो क्या है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में है। ठीक है। आप एक प्लेग्राउंड में सर्कुलर पाथ में जो मूव कर रहे हैं वो क्या है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। ठीक है। लेकिन ये आप क्या, ये पूरा एक 3 डायमेंशनल टाइप से एक पूरा आप मतलब स्पेस में मूव कर रहे हैं इस तरह से, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक मास, एक बॉब है जिसका मास m है। ठीक है, एक बॉब है जिसका मास m है, इसको एक स्ट्रिंग से, है ना, सस्पेंड कर दिया गया और उसको पूरा एकदम वर्टिकली इस तरह से घुमाया गया। ठीक है, तो एक सर्कुलर पाथ बनेगा। ठीक है, तो उस पाथ में, ठीक है, कुछ बातें आपसे पूछी जा रही है कि एक बॉब जिसका मास m, लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L लेंथ के स्ट्रिंग से इसको जो है सस्पेंड कर दिया गया है। इट इज इम्पार्टेड द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट। अब इसमें क्या हुआ, इसको जब घुमाया गया तो इस डायरेक्शन में इसको यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इसको कितनी दी गई है, v नॉट वेलोसिटी दी गई। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट पे, इसको हम लोग बोलते हैं लोएस्ट पॉइंट, और ये हाईएस्ट पॉइंट। सो such that it completes a semicircular arc trajectory in vertical plane with the string becoming slack only at the reaching at the topmost point C। मीन्स यहाँ से इसको इतना इस तरह से घुमाए कि कम से कम ये यहाँ से चल के ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का हाफ सर्कल यानी सेमी सर्कल कंप्लीट कर ले, और यहाँ पर जाके स्ट्रिंग में जो है कुछ ढीलापन आ जाता है, स्ट्रिंग में स्लैकनेस आ जाती है। तो स्लैकनेस का मतलब है स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये टेंशन वाली बात भी आपको क्या था, चैप्टर 5 में लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाना था, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, वो भी मैंने आपको स्किप किया क्योंकि वही टाइम कमी की वजह से। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप लोग ये जानिए कि टेंशन जब कभी भी कहीं स्ट्रिंग में अगर ढीला पड़ जाता है तो उस स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। तो जैसे ये टॉप पोजीशन पे जाता है, स्ट्रिंग जो हल्की सी ढीली पड़ जाती है, तो इसलिए यहाँ पर टेंशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है कि बिकमिंग स्लैक ओनली ऑन रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट सी। तो दिस इज शोन इन फिगर। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर वी नॉट, यानी कि वी नॉट जो है कितनी वेलोसिटी इसको हम लोग दे रहे हैं लोएस्ट पॉइंट पर, कितनी कम से कम वेलोसिटी दें कि ये जो है ये एक हाफ सर्कल कंप्लीट कर ले। ठीक है, ये पूछ रहा है। दूसरा, द स्पीड एट पॉइंट्स बी एंड सी। बी पे कितनी इसकी स्पीड होगी, बी पे इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में होगी वी, और सी पे इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में होगी वी सी। ठीक है, कितनी होगी ये सब बताना है। एंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट बी एंड सी, बी पे कितनी काइनेटिक एनर्जी और सी पे कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये दोनों आपको बताना है। ठीक है, ये सब बातें हैं। तो देखिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा स्टैंडर्ड है ये। ठीक है, और सिर्फ इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। अभी हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, ए पे जितनी एनर्जी होगी, बी पे जितनी एनर्जी होगी और सी पे जितनी एनर्जी होगी, तीनों इक्वल होगी। ठीक है, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए हम लोग पहले निकाल लेते हैं ई पे जो है कितनी एनर्जी होगी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी एट ए, ठीक है, ए पे। तो अब देखिए ये जो है इसको हमने क्या किया है, ग्राउंड लेवल माना है, तो यानी यहाँ पर हाइट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, सिर्फ कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट है और मास एम है। ठीक, तो ई पे काइनेटिक एनर्जी हो गई कितनी, ओनली काइनेटिक एनर्जी होगी इतनी। ठीक है, तो एक ये इक्वेशन हो गया। एक ए पॉइंट पर एक और जो है हमारा इक्वेशन बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो हम लोग 5th चैप्टर में फ्री बॉडी डायग्राम से समझे थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है, ए पे
इस जगह जब बॉब है तो मास इस पे, इसके मास की वजह से इसका वेट जो होगा नीचे की तरफ लगेगा, और ये जो है स्ट्रिंग है तो इसमें एक टेंशन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, स्ट्रिंग खिंचा रहा होगा तो उसमें टेंशन फोर्स लग रहा होगा, दिस इज TA, ठीक है। और जबकि क्योंकि ये बॉब जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसका मतलब है इसके ऊपर में कोई ना कोई एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा तो कैसे, तो कौन दे रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है, तो सेंटर की तरफ यहाँ पर जो है नेट फोर्स हमारा कितना है, नेट फोर्स कितना है आपका यहाँ पर, एक टेंशन हो गया TA, ठीक, और दूसरा हो गया mg। अब आप देखिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होता है या अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होता है या अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसका मतलब TA और mg में कौन बड़ा होगा, टेंशन और mg में कौन बड़ा होगा, अरे नेट फोर्स यानी कि इधर टुवर्ड द सेंटर होना चाहिए ना, तो टुवर्ड द सेंटर होने के लिए TA बड़ा होना चाहिए ना mg से, तभी तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा। अगर mg बड़ा होगा तो अवे फ्रॉम द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाएगा। नहीं समझे बात को? हाँ, ठीक है। तो इसलिए TA बड़ा होगा mg से, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, दोनों की वजह से TA में से mg को माइनस कर देंगे, तो TA माइनस mg इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, TA माइनस mg इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में mv स्क्वायर अपॉन r। r यहाँ पर रेडियस कितना है, L है, ठीक है, L ये लेंथ, समझ गए। तो TA माइनस mg इज इक्वल टू mv नॉट स्क्वायर अपॉन L, ठीक। ये हो गया दो इक्वेशन, एक एनर्जी वाला और दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम वाला, दो इक्वेशन बन गया। अब हम लोग सी पॉइंट पर बात कर लेते हैं, इक्वेशंस क्या क्या बन रहा है, ठीक है। सी पॉइंट पर अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टेंशन जो है वो 0 है, ठीक है। क्या हुआ, सी पॉइंट पर क्या हुआ, टेंशन जो है 0 आ रहा है, ठीक। तो अब इस जगह पर हमारा जो है यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा सी पॉइंट पर, बोलिए। इस जगह पर सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे लग रहा होगा ना, क्योंकि यहाँ भी तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको, सिर्फ कौन सा फोर्स है यहाँ पे, क्योंकि टेंशन जो है नीचे की तरफ जो लग रहा होगा वो तो 0 ही है, तो सिर्फ कौन बचा, इसका वेट बचा, नहीं mg। नहीं समझ में आ रहा है, सी पर जब पहुंचेगा इस बॉब का जो वेट है हमेशा mg तो नीचे की तरफ लग रहा होगा ना, और इसी mg की वजह से इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा नीचे की तरफ। नहीं समझ में आ रहा किसी को? आ गया सर। आ गया ना, तो बस सीधा हमने क्या लिखा, mg इज इक्वल टू mvc स्क्वायर अपॉन l, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन l होता है और यहाँ पर वेलोसिटी जो है vc है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो vc की वैल्यू जो है वो vc स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट vc स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू एल बन गया, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब सी पे टोटल एनर्जी कितनी होगी वो देख लेते हैं, हर जगह ए पे बी पे सी पे तीनों जगह पे दो दो इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है, एक एनर्जी की वजह से एक फोर्स की वजह से। अब सी पे टोटल एनर्जी कितनी हो रही है ये देखिए, एक हो जाएगा आपको काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ mvc स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ mvc स्क्वायर, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ से टोटल हाइट कितनी हो जाएगी ये बताइए, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट 2l, 12 ये l है, ये l है, तो mg इंटू 2l, तो 2mgl, ठीक है। समझ में आई बात सबको, कि जो सी पॉइंट पर टोटल एनर्जी हो गई हाफ mvc स्क्वायर प्लस में 2mgl, और ये इक्वेशन एक और बना, दो इक्वेशन सी पॉइंट पर बना, ठीक है। तो अब आप यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए,
एनर्जी इज इक्वल टू हो गया यहाँ से आपको हाफ एम वी सी स्क्वायर की जगह पे, है ना, क्या रख देंगे, जी एल रख देंगे, जी एल, और प्लस में 2 mgl। ठीक है, तो अब mgl यहाँ से कॉमन हो गया, ये 2 है और ये हाफ है, तो 2.5, 2 प्लस 0.5 यानी कि कितना हो गया, 2.5 यानी 5/2 mgl बन जाएगा। नहीं समझ में आया सबको, या फिर आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 2 प्लस 1/2 5/2 आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी एट सी कितना हो गया, 5/2 mgl। आई बात समझ में सबको कि नहीं आई? अरे बोलो। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन आज आपको सबको, एक एक बच्चे को सॉल्व करके गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, हाफ ईयरली में 99% चांस है आएगा, ये पहले ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं चेक करूंगा कितने लोग सही कर रहे हैं, कितने लोग गलत कर रहे हैं, इसको बिना देखे ईमानदारी से कीजिएगा। ठीक है, एक बार में नहीं हो आपसे तो 2 बार 3 बार में सॉल्व कीजिएगा इसको। ठीक है, जितनी बार आप करेंगे मेरे को दिखाइएगा कि मैंने इतनी बार में मेरा सही हुआ। ठीक, चलिए, तो यहाँ से टोटल एनर्जी हो गया 5/2 mgl। ठीक, अब टोटल, अभी हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जितना एनर्जी सी पे होगा उतना ही एनर्जी ए पे होगा, उतना ही एनर्जी बी पे होगा। तो टोटल एनर्जी एट सी हमारा हो गया कितना, 5/2 mgl। तो ए के पास भी जो टोटल एनर्जी है वो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं, ई ए इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो ई ए हमारा हो गया हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये देखिए। ठीक है, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और ई सी हो गया 5/2 mgl। तो m और m कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू हो गई 5gl, और वी नॉट हो जाएगा √5gl। यानी आपका पहला क्वेश्चन जो था वो आपको निकल गया, वी नॉट की वेलोसिटी, जो कितनी वेलोसिटी इसको इम्पार्ट करेंगे, तो √5g इंटू एल, ये निकल गया हमारा। क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखिए, इट इज क्लियर फ्रॉम, अब यहाँ से वी सी की वैल्यू पता चल गई है और ये भी हो गया। अब हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं बी पे कितनी एनर्जी हो रही है। तो बी पे देखिए कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी, इसकी हाइट कितनी है देखा अभी हमने, एल है हाइट, तो एम जी एल हो जाएगा। ठीक है, और अभी हमने देखा था ये एनर्जी है टोटल बी पे टोटल एनर्जी इतनी है, और ए पे जितनी एनर्जी है उतनी ही बी पे भी होगी। तो बी का जो टोटल एनर्जी है इसको हमने इक्वेट कर दिया किसके साथ, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर के साथ, जो ए के पास एनर्जी थी। समझ गए सब कोई? तो एनर्जी कंजर्वेशन से अब हम लोगों को, क्योंकि बी का भी वेलोसिटी निकालना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है बी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसलिए हमने ये बी वाला यूज किया। तो अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए। तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है, वी नॉट की जगह पे हम लोग यहाँ पर क्या रख देंगे, 5gl रख देंगे। ठीक है, तो 5gl रखेंगे तो ये बन जाएगा 5/2 mgl। तो राइट साइड में ये बन गया, और ये है आपका हाफ एम वी बी स्क्वायर, है ना, और प्लस mgl है, तो प्लस mgl इधर आके क्या बन जाएगा, -mgl। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये 5/2 है, यानी कि 5/2 मतलब 2.5 होता है, और ये है आपका 1, तो 2.5 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1.5। 1.5 का मतलब कितना होता है, 3/2। ठीक है, तो ये mgl इधर आएगा, तो ये कैलकुलेशन सॉल्व होके बन जाएगा इधर कितना, राइट साइड में आ जाएगा 3/2 mgl। ठीक है, और इधर बचा हमका हाफ एम वी वी स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, m और m कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वी की वैल्यू हो जाएगी 3gl, वी स्क्वायर की वैल्यू, तो वी इक्वल टू कितना हो गया, √3gl, खत्म। अब फिर काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट सी का रेशियो पूछ रहा था, तो हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वी और वी सी का रेशियो हो जाएगा स्क्वायर में। तो वी स्क्वायर है कितना, 3gl, और वी सी स्क्वायर अभी हमने देखा था gl है, तो gl कैंसिल आउट हो जाएगा, 3:1, खत्म। ठीक है, तो एक बार मैंने तो आपको बता दिया, जल्दी जल्दी में आप लोग इसको खुद से भी ट्राई कीजिएगा, अगर आपको समझ में आ जाता है तो इसको लिख के सॉल्व कीजिएगा। 2 बार 3 बार करेंगे तो